प्रिय छात्रों, एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम नरेश कुमार गवर्नमेंट टीचर आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री के पहला अध्याय का थ्योरी लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। हम लोग थ्योरी में जितने भी पारिभाषिक टर्म और विषय वस्तु है सबके बारे में जानकारी लेंगे। क्लास टेंथ की अगर हम बात करें तो क्लास टेंथ में टोटल रसायन शास्त्र के 6 अध्याय हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक की बात करें तो उसमें ये लास्ट वाला जो अध्याय है ये 16 नंबर में है। बाकी आपको ये 5 क्रम से ही मिल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 जो है बी टी सी में आपको क्रम से ही मिलेगा और ये सबसे लास्ट में है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा एसिड, यहां पर हो जाएगा आई, एसिड, बेसेस एंड साल्ट, अम्ल, भस्म एवं लवण। तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हो जाएगा कार्बन एवं, यहां पर हम लोग लिख लेंगे इसके यौगिक। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्लास 6 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये कुल 6 चैप्टर्स हैं जिसका हमें अध्ययन करना है। चलते हम लोग चैप्टर के बाद हम लोग पहले चैप्टर के बारे में आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं जो पहले से हम लोग को पता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करें केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी पदार्थ के गुणों की, संरचना के, संगठन के, रासायनिक गुणों, ये सब का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में 2 परिवर्तन हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये केमिस्ट्री जो है ये केमिया से जनरेट हुआ है। जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर। काला रंग। इसके मूलतः 3 ब्रांच होते हैं। केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं,
फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और भी है जैसे बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बहुत सारे हैं। ये बेसिकली हम 3 ही अध्ययन करेंगे। इसमें हमें जानना है कि 2 परिवर्तन जो होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये रासायनिक परिवर्तन के बारे में जो हम लोग जानते हैं, ये परिवर्तन जब किसी पदार्थ में होता है तो परिवर्तन के दौरान उसके गुणों में भिन्नता आती है, पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होती है। तो ये रासायनिक परिवर्तन ही हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार है क्या, ये हम लोग देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार नए पदार्थ का गुण पहले पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं। मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो गुण है वो बिल्कुल ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग है। ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है और ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर ये मैग्नीशियम है, ये जो दिख रहा है ये मैग्नीशियम है Mg, और इसको जैसे ही गर्म किया जाता है तो यहां पर ये वॉच ग्लास में Mg का श्वेत चूर्ण जमा हो जाता है। और मैग्नीशियम को जो वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ये मैग्नीशियम रिबन, तो ये श्वेत लौ के साथ जलती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर किस प्रकार के लौ उत्पन्न करते हैं, तो ये श्वेत लौ के साथ जलते हैं और श्वेत चूर्ण भी में बदल जाते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन परस्पर जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और प्रतिफल या उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं CaCO3। जैसे इसको हम लोग गर्म करेंगे CaO प्लस CO2 बनाएगा। तो ये हमारा जो है ये अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। इसको इंग्लिश में हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और इधर जो आपको दिख रहा है ये प्रतिफल है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तीर चिन्ह के बाईं तरफ जो भी है वो अभिकारक है और दाईं तरफ जो भी है वो प्रतिफल है, उत्पाद है। और तीर चिन्ह जो है ये
अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। कभी कभी पूछ देता है रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह का क्या महत्व है या क्या दर्शाती है, तो कहिएगा अभिक्रिया की दिशा। अभिक्रिया की दिशा, तीर चिन्ह का मेन काम होता है अभिक्रिया की दिशा। चलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाली घटनाएं। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपको कुछ घटनाएं भी घटती है। जैसे कि सबसे पहला है गैस का उत्सर्जन। हम बात करें गैस का उत्सर्जन का मतलब हुआ कि जैसे ही जिंक को HCl के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराई जाती है तो ZnCl2 प्लस H2 ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मतलब रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के साथ अगर हम बात करें तो गैस का भी उत्सर्जन होता है। अगर यहां बात करें, ये है आपका जिंक। अगर हम यहां से बात करें, जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाए तो ZnSO4 प्लस में H2 गैस के रूप में रिलीज होगा। ये H2 जो है वो गैस के रूप में रिलीज हो रहा है। तो गैस का उत्सर्जन होता है। जैसे ही रिएक्शन होती है तो उसके साथ गैस रिलीज होता है, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे CO2 गैस हो। यहां भी बात करें, अगर हम CaCO3 को भी हीट करें तो CaO प्लस CO2 ये गैस के रूप में निकल रहा है। ये गैस का सिंबल होता है, याद रखिएगा, ये गैस का सिंबल होता है। ये ऊपर यदि हम लोग लगा देते हैं तो इसका मतलब हुआ गैस रिलीज हो रहा है। और भी देखने को मिलता है अवक्षेप का बनना। यदि रिएक्शन जैसे ही होती है तो उसके साथ साथ अवक्षेप भी बनता है। जैसे एक रिएक्शन है, यहां पर बात करें सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का विलयन। ये है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन AgNO3 प्लस में सोडियम क्लोराइड का विलयन यदि हम लोग ऊपर से डालें सोडियम क्लोराइड, तो रिएक्शन हो करके ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। यहां पर आपका बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप है। ये सिल्वर क्लोराइड यहां पर अवक्षेप के रूप में जमा होता है। ये अवक्षेप है और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है ये प्रायः ठोस रूप में मिलते हैं। वह अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहलाती है। एक परिभाषा यहां से भी निकल जाता है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देख लीजिए कि ये अवक्षेप के रूप में जमा हो गया है, ये अवक्षेप के रूप में जमा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन की बात करें यदि हम, ये कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे का कील है। यदि हम लोहे के कील Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें, CuSO4 के विलयन में डाल दें, तो ये क्या होगा, FeSO4 बनाएगा और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा।
अब ये कॉपर सल्फेट, अब ये कॉपर सल्फेट जो है, यहां पर कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील को डाला जाए तो लोहे की कील जो है वो कॉपर, ये लोहे का कील जो है आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा, आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा, जिसके कारण इसका रंग जो है, इसका रंग जो है वो नीला रंग मलिन पड़ जाएगा। ये नीला रंग जो है क्या हो जाएगा, यहां पर जो आप नीला रंग देख रहे हैं, ये नीला रंग जो है, ये नीला रंग जो है वो मलिन पड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन के दौरान जो है रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ताप में परिवर्तन, अब बात करें ताप में परिवर्तन, तो जैसे ही रिएक्शन होता है, जैसे C+O2 की बात करें तो CO2 और साथ में उष्मा, तो ये जो उष्मा है ये रिएक्शन के दौरान निकलती है, तो इसका मतलब हुआ कि ताप में वृद्धि हुआ है। पहले की तुलना में यहां पर जो ताप है, इसके माध्यम में बात करें तो यहां पर थोड़ा ताप में वृद्धि हुई है। एक रिएक्शन और लेते हैं, अगर हम N2 की बात करें और O2 की बात करें तो यहां पर उष्मा देने के बाद NO नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ताप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यहां पर दो रिएक्शन है, यदि हम लोग यहां देखें रिएक्शन के साथ साथ यदि उष्मा उत्पन्न होती है तो ये हमारा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के उष्मा की जरूरत पड़ती है अगर रिएक्शन होने के लिए, तो यह उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रिएक्शन में ताप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। आते हैं नेक्स्ट अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन की बात करें तो रिएक्शन में पदार्थों के अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे हम बात करें अगर CaO सॉलिड फॉर्म में है प्लस CO2 गैस फॉर्म में है, ये CaO जो है ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, तो ये हमारा जो CaCO3 का जो निर्माण होगा वो सॉलिड फॉर्म में, मतलब देखने को मिलता है कि अवस्था में भी परिवर्तन होती है। दूसरा रिएक्शन की बात करें यदि H2 गैस फॉर्म में है, Cl2 गैस फॉर्म में है, जैसे ही रिएक्शन हुआ तो HCl का निर्माण हुआ और ये हमारा लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो रिएक्शन के दौरान अवस्था में भी परिवर्तन होता है, और अवस्था में परिवर्तन होता है उसका कुछ सूचक भी है, वो भी हमें याद रखेंगे। ठोस के लिए S और द्रव के लिए L और गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए एक। यदि ये सब कहीं लगा हुआ है तो उसकी अवस्था का हमें जानकारी मिल जाएगा। AQ का हो जाता है एक्यूअस सॉल्यूशन। एक्यूअस सॉल्यूशन, S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड
और G का मतलब गैस। तो हम लोग आज तक यहीं रहने देते हैं, अगली क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।